हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मंडल आयोग। दोबारा देख लीजिए एक बार। मंडल आयोग मतलब 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। क्या करना था इस गठन आयोग को? उन जातियों के बारे में पता लगाना था जो समाज में पिछड़ी हुई है, और लगभग 3743 जातियों की उन्होंने पहचान की, और इनका जो परसेंटेज था वो 52% था कुल जनसंख्या का। और इन जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई कि दिया जाए। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों का 50% हो गया। तो ये अपने संविधान में ये भी चीज लिखी हुई है कि जो आरक्षण है ना, कुल मिला के जो आरक्षण है वो टोटल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब 50% तो हो सकता है, और इस तरीके से टोटल जो आरक्षण था वो 50% हो गया था। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। कहने वाली बात यह है कि 1980 में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन सरकार नहीं रही है ना, मोरारजी देसाई सरकार गिर गई थी। इस वजह से जब दोबारा ये सत्ता में आए 1990 में, तो बीपी सिंह की सरकार ने, है ना, बीपी सिंह की सरकार ने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की एक तरीके से घोषणा कर दी कि हम देंगे। दोबारा 1991 में नरसिम्हा सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। पहला, 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता, जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये होती है कि जो ओबीसी में आ रहा है लेकिन उसकी कुल आय, परिवार की कुल आय आनी चाहिए एक लिमिट है, 8 लाख से कम होनी चाहिए, 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये लिमिट बना दी गई है, जिसे बोला जाए क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाए? क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब कि आय उनकी ज्यादा नहीं है। दूसरा, 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जातियों के में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए व्यवस्था की गई। क्योंकि हो क्या रहा था कि ऐसा तो था नहीं कि उच्च जातियों में गरीब लोग नहीं है, उच्च जातियों में गरीब लोग भी थे, और उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, आरक्षण उनको मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए 10% आरक्षण उन लोगों को दिया गया जो उच्च जातियों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और इनकम कम है, तो आय के आधार पर 10% आरक्षण उनको भी दिया गया। आगे देखिए प्रसिद्ध मंडल केस। 1992 में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि क्या कर सकता है उच्चतम न्यायालय? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और जुडिशियल रिव्यू में हम लोग देख रहे हैं कि उसने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू करके इस बात पर जुडिशियल रिव्यू किया जा रहा है कि ये जो आरक्षण दिया जाता है ये सही है या नहीं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला गया था, ठीक है, उसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इस नियम की जांच की। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। तो हुआ ये, कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, ओबीसी वालों को दे रहे हो 27% दे दो, लेकिन जो जनरल कैटेगरी को 10% दे रहे हो वो नहीं देना चाहिए। यानी जो आय के आधार पर 27% के अलावा 10% उच्च जाति को दिया जाने वाला था, वो वाली चीज मना कर देगी। 10% वाला नहीं, 27% आपको देना है पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो वो दे दो। तो ये तो बोल दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने बोल दिया वो फाइनल है। अब आगे देखिए, अन्य पिछड़े वर्गों में के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। और ये बोल देंगे कि जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, जो पैसे वाले हैं, तो क्रीमी लेयर के लोगों को क्या करना होगा, आरक्षण से बाहर रखना है, मतलब इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, प्रमोशन के अंदर, ठीक है, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ नौकरी में मिलना चाहिए, प्रोन्नति में नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्तियों के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू हो सकता है।
लेकिन दोबारा देखो, प्रमोशन के अंदर भी बोल दिया गया कि अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हो। यानी 1992 की बात है, 5 वर्षों के लिए मतलब 1997 तक ये वाला काम किया जा सकता है। अगला है, केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी बोला कोर्ट ने कि टोटल रिजर्वेशन जो भी है वो टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, चाहे कितना भी रिजर्वेशन किसी को भी दे दो, लेकिन टोटल 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आगे ले जाने का नियम यानी कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? मान लो वैकेंसीज निकली थी 100 में से 27% तो ओबीसी वाले होनी चाहिए, और मान लो 19%, 14% जो भी कुछ है, लेकिन हम बात कर लेते हैं सिर्फ यहाँ पे ओबीसी वालों की। मान लीजिए 100 में से 27% लोग तो ओबीसी वाले आने ही चाहिए थे। अगर किसी भी तरीके से कुछ सीटें खाली रह गई, मान लो कि 5% लोगों ने जो ओबीसी के थे, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब भर्ती नहीं की, तो अगली बार जब 100 वैकेंसीज निकलेंगी ना, तो उस 100 वैकेंसीज में 5 सीटें ओबीसी वालों को और मिलेगी, मतलब 27% तो वो और 5 ये, तो इस तरीके से कितनी हो जाएगी? 32%। तो कोर्ट ने ये बोला कि भले ही कितना ही कैरी फॉरवर्ड कर लो, कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले जाओ, लेकिन टोटल रिजर्वेशन जो है ना वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ जी बताएं, सभी लोग हो ना? नींद वींद तो नहीं आ रही सुबह सुबह? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि 50% का जो सिद्धांत है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, यानी टोटल मिला के जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो 50% ही होना चाहिए। अगला है, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़ या न्यून जोड़ के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। मतलब ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन, यानी क्या ये चेक करने के लिए ग्रुप होना चाहिए कि सभी जातियां उसमें इंक्लूड हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। क्या चेक करना है? कि सभी जातियां उसमें इंक्लूड हो पा रही हैं या नहीं, और इसके लिए एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया गया, और उस ग्रुप का काम ही ये होगा, ये चीज देखना होगा कि क्या सभी लोगों को बराबर बराबर बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए वो समझेंगे हम लोग। यस सर। जागे हैं सभी लोग? गुड। अब देखो यहाँ पे, पहला, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। मार्क कर लीजिएगा कि अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई। तो क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। इसमें 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने बता दिया कि क्रीमी लेयर कौन होगा, क्रीमी लेयर के प्रोविजन बता दिए, और ये चीज गवर्नमेंट ने 1993 में एक्सेप्ट भी कर ली कि ठीक है, जिन लोगों को आप बता रहे हो क्रीमी लेयर, उनको हम लोग क्रीमी लेयर मान लेते हैं। आगे दूसरा, संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग यानी आयोग बना दिया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने निकालने पर विचार करेगा, यानी ये बस ये देखेगा कि कौन सी जातियों को ओबीसी में काउंट करना है और किस जाति को ओबीसी से बाहर निकालना है। ये काम देखने का काम इसका होगा। अगला है, प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 70वें संशोधन अधिनियम 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। अब ये चीज क्या थी? ये थी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1992 में, ये बोला था कोर्ट ने कि जो प्रोन्नति में आरक्षण है, या फिर जो समिति ने बोला था कि प्रोन्नति में जो आरक्षण है वो 5 सालों के लिए ही रहेगा। 5 सालों के लिए रहेगा, यानी 1997 तक रहेगा, 1997 तक। लेकिन
1995 में जो 77वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये बोल दिया गया कि ये जो प्रोन्नति देनी है ना, प्रमोशन देना है जॉब्स के अंदर, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन देना है वो स्टेट के हाथों में होगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे दे, नहीं चाहे तो मत दे। अब इसी आधार पे हुआ क्या, कई सारी स्टेट्स ने जॉब में प्रमोशन में रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। अब जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि जॉब में प्रमोशन क्या होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए है जनरल कैटेगरी से और बी है मान लीजिए ओबीसी से है या फिर एसटी से है या फिर एससी से है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि वो एसटी और एससी से है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट। सपोज दोनों की जॉब 2000 में, मतलब 2000 ईयर में दोनों एज ए क्लर्क बने, या फिर अपन लोग पुलिस में ले लेते हैं कि दोनों ही कांस्टेबल बने। कांस्टेबल मतलब जिसके पास बेसिक सिपाही मान लो, ठीक है ना, कांस्टेबल बने। कौन दिख रहा है तो लग रहा है कि फ्रॉड बनी है, तो कांस्टेबल बने। अब मान लीजिए दोनों का प्रमोशन होना था 5 सालों के बाद, 2005 में। तो होगा ये कि ए पर्सन तो 2005 में प्रमोट होगा, ये तो बनेगा 2005 में, मान लीजिए कि सीनियर कांस्टेबल बन गया, सीनियर कांस्टेबल। लेकिन ये जो बी पर्सन है ना, वो 2004 में ही सीनियर कांस्टेबल बन जाएगा, 2004 में, क्योंकि प्रमोशन मिल रहा है ना इसको। अगली बार फिर मान लो 5 साल का प्रमोशन हुआ 2010 में, ये सीनियर से मान लीजिए कि और क्या पोस्ट होती है कांस्टेबल के बाद, स्टार्स होते हैं, आपको बता दूं इसमें स्टार्स होते हैं। मान लीजिए सिंगल स्टार इसको मिल गया, लेकिन इसको इंस्पेक्टर सिंगल स्टार। नहीं, इंस्पेक्टर तो बहुत ऊपर गया, इंस्पेक्टर तो 3 स्टार होता है, ठीक है ना, 2010 में। और ये इंसान 2008 में ही सिंगल स्टार हो जाएगा। अब फिर मान लो अगले फिर कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 5 सालों के बाद प्रमोशन मिला 2015 में, और ये बन गया एसआई। लेकिन ये बंदा पहले ही क्या बन चुका होगा, एसआई, यानी 2013 में ही एसआई बन गया होगा। इस केस में होगा क्या, यानी जिसकी नौकरी साथ साथ लगी थी दोनों लोगों की, लेकिन उसमें से एसटी एससी वाला इंसान कुछ समय के बाद, कुछ सालों के प्रमोशन के बाद, जो जनरल कैटेगरी का था ना, उसका सीनियर हो जाएगा, उसका बॉस बन जाएगा, वो सीनियर ऑफिसर बन जाएगा उसका। इसे बोलते हैं नौकरियों में प्रमोशन, कि जो एस टी एस सी से बिलोंग कर रहा होगा उसको प्रमोशन जल्दी दिया जाएगा एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी। बात समझ आई आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोल दी गई थी कि जितने भी कैटेगरी वाले लोग होंगे उनको जॉब्स में प्रमोशन देने का काम किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। 2001 का 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवाओं हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता को की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। परिणामिक वरिष्ठता मतलब सीनियोरिटी, कि जो सीनियर है वो पहले प्रमोट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और ये नियम 1955 से प्रभावी किया गया, पुरानी डेट से। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है वो 1955 से इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मतलब ये है कि कुछ इंसान जो एक साथ जॉब कर रहे होंगे ना, जब तक ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, जैसे चीज इम्प्लीमेंट हुई अचानक, मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी दोनों सेम पोजीशन पर थे, जैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ होगा अचानक से बी वाला पर्सन जो एसटी और एसटी से बिलोंग करता है वो ए वाले का बॉस बन गया होगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया। तो इस केस में ए वाले को बड़ा बुरा लगा होगा कि यार ये बॉस बन गया, मैं रह गया पीछे। ठीक है, तो केस वगैरह भी हुए होंगे, तो इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। बैकलॉग क्या था, वही जो कि पुरानी वैकेंसी खाली रह गई है ना, तो अगली बार भरोगे तो पुरानी वाले को भी काउंट कर लेना। तो गवर्नमेंट ने बोला पुराना छोड़ दिया,
उससे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सब कुछ छोड़ दो। तो इस चीज को रद्द कर दिया गया तब 81वें संशोधन 2000 द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि 81वां संशोधन कब किया गया था, ठीक है। तो 81वें संशोधन के लिए बताना होगा यहाँ पे कि 81वें संशोधन कब किया गया था, 2000 में किया गया था। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा, किसने, 81वें संशोधन में, ठीक है। इससे राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया गया, यानी जो खाली पद रह गए ना उनको आगे आने वाले वर्षों में भर लो। मना किसी के लिए किया गया था कि जो पुराना रिजर्वेशन दिया है ना बैकलॉग के अंदर वो मत दो, बट उसको आने वाले वर्षों में भर सकते हो। इस तरह के आरक्षित वर्गों को उस वर्ष के शामिल जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण 50% की सीमा का पालन किया जा सके। अब हुआ क्या, जैसे मैंने बोला कि 5 अगर पोजीशन खाली लगी है तो अगले को 5 भरनी पड़ेगी, और अगर उस 5 पोजीशन में आपने रिजर्वेशन दे दिया तो रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, 50% की सीमा से ऊपर निकल जाएगा। तो अब ये बोला गया कि यार जो पुराना है ना, उन बैकलॉग स्थितियों, बैकलॉग वाली जो जॉब्स होगी ना, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर ना निकले। और आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कुल मिला के चाहे कितने भी रिजर्वेशन दे दिए जाए नॉर्मल कंडीशन में। अब ऐसा नहीं है दुनिया अपने भारत में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है पे रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल स्टेट के लिए जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे है 76वें संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम जो है यहाँ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो तमिलनाडु में क्या हुआ, 1994 में नवी सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु में टोटल रिजर्वेशन जो था ना वो 69% तक पहुंच गया था। कितना पहुंच गया था, 69% तक का रिजर्वेशन पहुंच गया था, जबकि नियम क्या था कि 50% ऊपर होना नहीं चाहिए। तो अब क्या किया तमिलनाडु सरकार ने इस चीज को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जो ये बात है ना कि 69% आरक्षण है तमिलनाडु के अंदर, इस चीज को नवी अनुसूची में जोड़ दिया गया। और नवी अनुसूची किसके लिए जानी जाती है, नवी अनुसूची लिख लो, साइड में लिख लेना। नवी अनुसूची का मतलब ये होता है कि जो नियम बना दिया गया है और जिस चीज को नवी अनुसूची में लिख दिया गया है, 9th शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कि जिस भी चीज को 9th शेड्यूल में लिख दिया गया है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई इसको चेक नहीं कर सकता कि सही है गलत है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो सुप्रीम कोर्ट हर जगह चेक कर ही लेता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। आगे है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का अंत किया गया था, तो वो हमने पहले भी पढ़ा है, अभी दोबारा देख लो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था हम लोगों ने। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है, मतलब कोई भी अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर नहीं करेगा। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। मतलब अगर किसी ने भी किसी के साथ अनटचेबल का बिहेव किया और उसको पनिशमेंट वगैरह कुछ भी दिया तो कोर्ट उसको पनिशमेंट करेगी, यानी वो इलीगल बात मानी जाएगी या क्राइम माना जाएगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अस्पृश्यता को हटाने के लिए या फिर खत्म करने के लिए क्या नाम से नया अधिनियम बनाया गया, तो नया नाम है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, और जिस साल में बनाया जाता है उसको नाम डाल दिया गया 1955, यानी इसी का नाम बस चेंज कर दिया गया। जो 1976 में नाम बात कर रहे हैं हम लोग अस्पृश्यता अधिनियम की, उसका नाम क्या दिया गया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। सभी लोग सुन पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आगे देखिए, इसमें विस्तार कर दंडिक, उपबंध और सख्त बनाएगा। दंडिक मतलब अगर किसी ने भी अनटचेबल वाला बिहेव किया तो पनिशमेंट मिलेगी। अभी पनिशमेंट कितनी ज्यादा टिपिकल है वो आगे भी हम लोग समझेंगे,
अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मतलब बोला यह गया कि किसी भी प्रकार से किसी भी लोअर कास्ट के इंसान को, यानी SC ST या कोई भी है, OBC है, या फिर जो अनटचेबल है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी भी तरीके से करा तो उसे क्या माना जाएगा? पनिशेबल ऑफेंस, यानी अपराध माना जाएगा। और फिर यहाँ पे बताया गया कि जो बिहेवियर है ना, वो दिखने वाला भी नहीं होना चाहिए और इमोशनल, या फिर आप बोल सकते हो कि मेंटली भी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को आप टॉर्चर भी नहीं करोगे और फिजिकली वायलेंस भी नहीं करोगे, दोनों तरीके से। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी आएगा। अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। एक तो ये चीज ध्यान रखो कि अस्पृश्यता क्या होती है किसी ने नहीं बताया। बाद में मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक और व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोगिता, अतः वे कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इसका बहिष्कार नहीं है। मतलब कहने वाली बात है कि मान लो कोई SC ST से है तो उसको ऐसा नहीं बोलोगे भाई जो मंदिर नहीं जाएगा तो प्रसाद नहीं खा सकता है ना, वो सब कुछ चीजें। फिर आगे लिखा हुआ आएगा कि क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या गलत है। तो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगर कोई भी इंसान छुआछूत करता है, देखो हालांकि नियम बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि नियम बनाने से छुआछूत खत्म हो गई, अभी भी छुआछूत है। आपने देखा भी होगा, लोअर कास्ट के लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा होता है ना। जैसे स्वीपर लोग हैं, उनके साथ लोग मिसबिहेव कर ही रहे होते हैं, हमें लगता नहीं ये सही है, लेकिन इनके साथ मिसबिहेव हो ही रहा है। तो इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास और 500 रुपए का दंड, या फिर दोनों शामिल है, यानी एक चीज भी हो सकती है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाएगा उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई। मान लीजिए किसी को भी अगर केस चल गया कि भाई तुमने क्या किया है, अस्पृश्यता का पालन किया है और ये क्या है, दंडनीय अपराध है, तो उसको वोट यानी इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं होगा, चुनाव के लिए उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। मतलब ये जो अधिनियम हमने देखा अभी, अस्पृश्यता जन सुरक्षा अधिनियम और अस्पृश्यता वाला तो ऊपर देख लिया, अनटचेबल वाला, ये किन किन चीजों को अपराध मानता है वो देखिए। पहला, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकने या कहीं पर पूजा करने से रोकना। मतलब ऐसा नहीं है कि SC ST में हो तो भैया तुम मंदिर नहीं जाओगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सार्वजनिक पूजा स्थल पर जाने से रोक नहीं सकते हो। सार्वजनिक यानी सरकारी एक तरीके से। हाँ, प्राइवेट अगर आपका खुद का बनाया हुआ है और आप नहीं डाल देते तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो भी है सार्वजनिक जो है उस पर नहीं रोक सकते हो आप। दूसरा है परंपरागत धार्मिक दार्शनिक और अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। जो भी लोग किसी भी तरीके से बोलते हैं कि अस्पृश्यता पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है, मतलब पूर्वज ये करते थे ना, उस आधार पर अगर बोला और किसी ने इसका पालन किया तो उसे भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। दूसरा है किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना। मतलब किसी भी जगह पर कोई मान लीजिए होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, वहां पर इस आधार पर किसी को होटल में नहीं घुसने दिया जाए, मतलब रोकेंगे नहीं कि आपकी जाति क्या है, अस्पृश्यता वाली है यानी अनटचेबल वाली है, ऐसा बिहेवियर कोई करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट कोर्ट लगा सकती है। अगला है अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को बेइज्जती करना। किसी तरीके से अगर बेइज्जती कर दी तो वो भी क्या पनिशेबल ऑफेंस है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, मतलब कहीं पर भी, कहने वाली बात एक शब्द में ये समझ लो कि उसको एक आम इंसान मानना चाहिए और किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर भेदभाव किया गया तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। प्रत्यक्ष मतलब सबको दिखाकर, अप्रत्यक्ष यानी दिखा तो नहीं रहे हो लेकिन पालन कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री एवं सेवाएं देने से रोकना। किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई तू तो यार ST से बिलोंग करता है, SC से बिलोंग करता है, तेरे को तो मैं सामान नहीं बेचूंगा। अगर ऐसा कोई कर देगा तो वो भी क्या है, अपराध है। और उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत ये व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्तियों और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। सभी को बोल दिया गया है, आर्टिकल 17 तक बोला गया है कि आम लोगों को भी रोकना है और सरकार को भी रोकना है। अगर आम आदमी देखा गया कि हो रहा है तो वो रोक दे,
और अगर सरकार को मालूम पड़ जाए तो वो रोके। मतलब हर जगह इस तरीके का बिहेवियर रोका जाना चाहिए। आगे देखिए उपाधियों का अंत। उपाधियां मतलब कोई भी अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, छत्रपति ये सारे के सारे टाइटल नहीं लगाएगा। मतलब इससे होता क्या है कि अपने आप को इंसान सुपीरियर मानने लग जाता है, यार देख मैं तो राजा हूँ। तो वो सब चीजें तो उन सब चीजों का एंड कर दिया गया। इन्हीं को बोलते हैं उपाधियों का अंत। तो फिर किस तरह की उपाधि आप लगा सकते हो? आप उपाधि लगा सकते हो जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आर्मी से रिलेटेड हो, या फिर वो उपाधियां जिनको गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी हुई हो कि भाई आप लगा सकते हो, तो उन्हें बोलते हैं उपाधियां। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 18 उपाधियों का हनन करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। पहला, यह निषेध करता है कि राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कहने मतलब आर्मी वाली और एजुकेशन वाली सिर्फ, इसके अलावा कोई भी उपाधि देने को ये मना करता है। यह निषेध करता है कि भारत कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो ये बोलता है कि ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की जगह दूसरी कंट्री से भी आप कोई ऐसा टाइटल ले लोगे तो पहले पूछोगे कि भाई ले लूँ क्या। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया में कहीं पे कोई काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, तो वो भी इंसान बाहर से कोई उपाधि नहीं ले सकता, और लेगा तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा उसको। अगर है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट, अल्पकालिक उपलब्धि या सब कुछ लेना है ना, तो ऊपर वाला था विदेशियों के लिए, नीचे वाला है हमारे भारतीय नागरिकों के लिए। तो दोनों ही केस में ध्यान रख लो आप लोग, दोनों ही केस में किसी भी विदेशी देश के द्वारा दी गई उपाधियां बिना राष्ट्रपति की मर्जी के नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी ही पड़ेगी कि वो उपाधि ले ले या नहीं ले ले। अगला देखिए, उपरोक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध है। ये लाइन याद रखिएगा कि कोई भी इंसान ऐसे टाइटल अपने नाम के साथ नहीं लगाएगा। ये सारे के सारे टाइटल इनवैलिड हैं, यानी अमान्य कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपाधियों की संवैधानिक वैधता को ठहराया था उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। मतलब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे हर साल पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री दी जाती है जिन लोगों ने कोई विशेष कार्य किया था किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि देखो ये जो उपाधियां हैं वैसे लगाना तो जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई लगाना चाहता तो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पद्म भूषण ये उसका अपना नाम है, मोहन सिंह मान लीजिए, ये सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि उससे किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा नहीं, बस नाम के आगे ये वाले टाइटल लगा सकते हो आप कि पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है। ये बात कब की है? 1996 की। आगे देखिए, न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अवार्ड्स है, ये उपाधि टाइटल नहीं है। तो अनुच्छेद 18 में बढ़ने प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, वो टाइटल अपना ऐसे यूज कर सकता है, नीचे ब्रैकेट में लिख सकता है कि पद्म भूषण, पद्म भूषण, लेकिन ये भी बोल दिया गया कि नाम के साथ नहीं जोड़ना है। नाम के साथ मतलब ऐसे मतलब पद्म विभूषण हरिशंकर परसाई है ना, ऐसे नहीं लिखना है, ये तो गलत माना जाएगा। आप लिखो हरिशंकर परसाई, नीचे ब्रैकेट में लिख दो पद्म विभूषण, इस तरीके से। तो ये चीज गवर्नमेंट ने कर दी। आगे देखो, ये ध्यान रखनी है, इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार की जब गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने इनको बंद कर दिया। तो ध्यान रखना कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ये पद्मश्री वगैरह जो भी हैं, ये पुरस्कार 1954 से स्टार्ट किए गए। 1954 से स्टार्ट किए गए, लेकिन 1977 में इसको ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया। बोले अब पुरस्कार नहीं देंगे, लेकिन दोबारा से 1980 जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी तो दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया गया कि हम अवार्ड देंगे। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार
कि जितने भी अवार्ड देने की परंपरा हमारे देश में है ये 1954 शुरुआत हुई थी। 1954 शुरुआत हुई थी। 1977 में इसको रोक दिया गया था और दोबारा से 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो दोबारा से इसको क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। सर अब आते हैं स्वतंत्र। ओके गुड। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 अधिकारों की रक्षा करना है, यानी कुल मिला के 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है आपको। और ये कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 19 के अंदर मिलती है। ये ध्यान में रखना है आपको, आर्टिकल 19। और अब एक एक आर्टिकल में आने वाला अधिकार आपको याद भी रखना है। तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलना और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी अभिव्यक्त करिए, लेकिन ध्यान रखना अगर सामने वाले को उस चीज से दिक्कत हो रही है तो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको बोला हुआ कुछ भी बोलने का अधिकार है, आप रोड पे खड़े हो गए, किसी को पकड़ रहे हो, बोले आ इधर तू कुत्ते का बच्चा है, इस तरीके से ना, तो वो सब कुछ ये नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि जिससे सामने वाले को बुरा लगे। ठीक है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण यानी पीसफुली तरीके से, बिना लड़ाई झगड़े के। निरायुध यानी बिना हथियारों के। ऐसा नहीं है कल को आप बोलो कि आओ मीटिंग करेंगे और अपने अपने AK-47 निकाल लाना, तो हथियारों के साथ मीटिंग करना अलाउ नहीं है। बिना हथियारों के मीटिंग करते हो शांतिपूर्ण तरीके से, और इसी के आधार पर गवर्नमेंट जो अलग अलग पॉलिटिशियन होते हैं जो रैलियां करते हैं उनको परमिशन मिलती है, क्योंकि हर किसी के पास क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। अगला है संघम संघ सरकारी समितियां बनाने का अधिकार, यानी ग्रुप बनाने का अधिकार। ठीक है, ग्रुप बनाना, एसोसिएशन बनाना, इस चीज को बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार। सर्वत्र आवाज संचरण का मतलब ये होता है कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रात के 3 बजे तुम उठो और किसी घर की घंटी बजाओ और फिर घूमने चले जाओ, नहीं, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है। लेकिन फिर दोबारा ध्यान रखना, घूमने फिरने के अधिकार है, कोई भी अधिकार तब तक ही है जब तक कि सामने वाले को समस्याएं ना हो। अगर सामने वाले को दिक्कत हो रही है तो उस केस में आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने बस जाने का, निवास करने का अधिकार। तो भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में घूमो फिरो और किसी भी स्टेट में आप परमानेंटली सेटल हो सकते हो, कोई रोक टोक उसके ऊपर नहीं होगी। कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार, मतलब किसी जगह बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो बिजनेस ऐसा होना चाहिए और लीगल हो। कल को यहाँ नहीं चरस लाना बेचना है हमको, तो वो सब कुछ नहीं, सिर्फ वो चीजें जो लीगल है, उस तरह के व्यापार और कारोबार करने का अधिकार आपको दिया गया। अब आगे देखिए, मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार दिए गए थे, अभी हमने जो पढ़े वो 6 ही है। एक कौन सा वाला हट गया, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो एक देखिए, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यानी 1978 में 44 अमेंडमेंट के द्वारा जो ये संपत्ति का अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं होगा। मतलब ऐसे संपत्ति खरीदने का तो अधिकार है, खरीद लो जाके, लेकिन मूल अधिकार ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, इन 6 अधिकारों की रक्षा करना केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। यानी कहने वाली बात यह है, ये जो अधिकार दिए गए ना वो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी पे मिलेंगे। पब्लिक यानी गवर्नमेंट के रिलेटेड दिया हुआ है, प्राइवेट पर्सन के रिगार्डिंग नहीं दिया हुआ। जैसे इसमें बोला हुआ था कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैंने बोला किसी घर में आके घूमोगे। ठीक है, कोई व्यापार करने का अधिकार, तो ऐसा नहीं किसी घर में चले गए उसका सामान था बेच डाला, बोले किसी कुछ भी करने का अधिकार दिया गया है, बेचने का अधिकार दिया गया, तो वो सब कुछ भी नहीं है। यानी प्राइवेट व्यक्ति यानी किसी निजी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार आप नहीं कर सकते हो। अर्थात अब आगे लिखा वो भी समझा भी रहे, अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी व्यक्तियों के लिए। दूसरी बात ये बोला गया है कि जो अधिकार दिए गए ना वो इंसानों के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई इंसान भी कहेंगे वो भारत के हो। दूसरा, विदेशी नहीं होना चाहिए, और कानूनी व्यक्ति कौन होता है, कंपनियां, जैसे टाटा कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी, ये क्या है, ये कानूनी व्यक्ति है।
इनके नाम में पैन कार्ड होता है, इनके नाम पे आईडी कार्ड बना हुआ होता है, लेकिन ये व्यक्ति तो दिखने में तो है नहीं कहीं पर भी। तो इनको बोलते हैं कानूनी व्यक्ति। कोई पूछता है कानूनी व्यक्ति कौन है, मतलब जिसमें जिंदगी ना हो, जिंदा ना हो वो, मतलब वैसे जिंदा हो लेकिन ऐसे खाता पीता लाइफ वाली बात ना हो। जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है कानूनी व्यक्ति या कानूनी लोग। समझा की बात। आगे बोलना चाह रहा है कि इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध मतलब जो मैंने अभी लिमिटेशन बताई कि करने का अधिकार है तो, लेकिन क्या क्या नहीं कर सकते उसे बोलते हैं लिमिटेशंस। अब किस पे क्या लिमिटेशन लगी हुई है वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सभी लोग जाग रहे हो ना, नींद तो नहीं आ रही किसी को भी? नो सर। ओके, गुड। तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलना और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, कौन सी लिमिटेशन होंगी, हर चीज दी हुई होगी। प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। तो हर व्यक्ति को ये काम करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित को सम्मिलित किया, यानी क्या क्या कर सकते हो उसमें, बोलने और अभिव्यक्त करने में क्या क्या कर सकते हो वो ये लिखा हुआ है। तो पहला, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करना। विचार प्रसारित कैसे होगा, लिखकर, बोलकर, समझाकर, कुछ भी कर सकते हो, विचार प्रसारित कर सकते हो। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस यानी जो न्यूज पेपर वाले होते हैं ना, मीडिया हाउसेस, चाहे आज तक है, एबीपी न्यूज है, ये सब कुछ भी कर सकते हैं ना। दूसरा है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। कोई भी आपको विज्ञापन निकालना है, कोई भी आपको प्रमोशन करना है, मान लीजिए कोई कुछ बेचता है तो उसका प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन करने का अधिकार होगा। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, और बिना जानकारी के, ध्यान रखिएगा, बिना जानकारी के लिए किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, और खासतौर पे गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को अधिकार चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, ध्यान रखना कर तो सकते ही है, होता भी ही है, लेकिन बोला क्या गया है, संविधान में क्या बोला गया है कि फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि कौन फोन टैप नहीं करेगा। प्रसारित करने का अधिकार एवं सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। मतलब जो मीडिया हाउसेस है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, उन पर इनका एकाधिकार नहीं होगा। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। राजनीतिक दल और संगठन द्वारा आयोजित बंद, यानी होता है ना, आज भारत बंद, आज दिल्ली बंद, आज यूपी बंद, तो इस तरह के बंद का जो है ना, कर तो नहीं सकते। और कोई भी इंसान चाहे तो अपनी दुकान या फिर अपना जो भी व्यवसाय हो खोल सकता है, ऐसा संविधान बोलता है, लेकिन करना नहीं है क्योंकि पिटाई हो जाएगी उस चक्कर में, लेकिन अधिकार तो है। अगला है सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ रुपया खर्च कर रही है, ये सब चीजें जानने का भी आपको अधिकार है। और गवर्नमेंट इसीलिए, क्योंकि आपको जानने का अधिकार है, इसीलिए गवर्नमेंट बजट निकालती है, इकोनॉमिक सर्वे निकालती है, और फिर बताती है आप लोगों को कि हमने कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे किया। ठीक है, तो वो सब चीजें जो क्या है वो आपके जानने के अधिकार के अकॉर्डिंग ही आती है। अगला है शांति का अधिकार। तो रात को सो रहे हो 11-12 बजे, पड़ोसी बजा रहा है गाने बहुत तेज, तो आपका अधिकार है कि आप बोलोगे भैया बंद कर ले, दिमाग खराब हो रहा है, और नहीं माने तो पुलिस को बुलाकर आप उसका गाना वगैरह बंद करवा सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में शादी समारोह 10 बजे तक ही मतलब जो अपना म्यूजिक सिस्टम होता है बजाते हैं, 10 बजे के बाद म्यूजिक बनाने का राइट नहीं है उन लोगों को। अगला है किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। मतलब किसी अखबार के ऊपर आप बैन नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत छाप रहा है, अगर गलत सच में है तो बोल सकते हो कि भाई गलत मत छापो, लेकिन अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को तो उस केस में उसको बंद नहीं कर सकते वो। अगला है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। आप वो झंडे लेके रोड पे खड़े होते हो, आप अनशन कर सकते हो, ठीक है, विरोध कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हड़ताल नहीं। हड़ताल का मतलब है काम बंद कर देना, काम बंद नहीं करना है, काम होता रहना चाहिए। यानी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें किसी को भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा। हड़ताल का मतलब है काम नहीं करेंगे, तो ये वाला अधिकार नहीं होगा।
अब बस आगे देखिए, अभी पूरा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट जब चाहे तब उन पर प्रतिबंध ला सकती है। प्रतिबंध इसलिए लगाएगी क्योंकि राज्य की अखंडता एकता बनी रहे, वो सब कुछ। और कोई दिख रहा है कि भाई क्रिमिनल वगैरह है तो उस केस में उसके ऊपर फाउंडेशन लगाई जा सकती है। अगला है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। लोग चाहे तो आपस में मीटिंग बुला सकते हैं और वहां पे आपस में आराम से मीटिंग में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिक्कत यह है कि हड़ताल नहीं करनी है और हथियार लेकर नहीं आना है। बिना हथियारों के आओ, बिना लड़ाई झगड़े के आओ, मीटिंग कर सकते हैं। अब देखो आसान आसान चीजें हैं तो मैं आपको समझाते चलूंगा, रीडिंग आप लोग खुद भी कर सकते हो। आगे देखो एक आता है, ये सब कुछ क्यों है, हथियार वगैरह क्यों नहीं, ये क्योंकि वही भारत की एकता अखंडता बनाए रखना है हमको। अगला है आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 धारा, जो आपने सुना होगा कई बार, कर्फ्यू लगा दिया गया, 144 लगा दिया गया है। तो ये क्या करता है कि भीड़ भाड़ होने से रोकता है। क्या रोकेगा? भीड़ भाड़ होने से रोकता है। और एक तब लगाया जाता है जब दंगे होने की संभावना होती है, क्या होने की संभावना होती है, दंगा वगैरह, तब ये वाला लगाया जाता है आर्टिकल 144, यानी एक तरीके से धारा 144। धारा 144 में क्या होगा, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी, ठीक है, दंगे वगैरह करने का अधिकार नहीं होगा। अगर करता है कोई दंगा तो गवर्नमेंट उसको, मतलब पुलिस उसको संभालेगी। आगे है भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि, यानी 5 लोग या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं तो उसे बोल सकते हैं कि गैर कानूनी है अगर वो लोग किसी कानूनी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हो, ठीक है, आपराधिक प्लानिंग कर रहे हो, या फिर गैर कानूनी काम से किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हो, सरकार या फिर कर्मचारियों की मतलब धमका रहे हो, या फिर उनको बोल रहे हो भैया साइन कर दे ये वाली फाइल पर, तो ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ क्राइम माना जाएगा। और इसीलिए धारा 144 जब लगती है तो 5 से अधिक लोग एक साथ जहां पर भी इकट्ठे होते हैं वहां पर उनको अरेस्ट करने का राइट भी पुलिस को होता है, यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अगला है संघ में संघ बनाने का अधिकार। इसमें कुल मिला के बस ये वाली बात है कि लोग चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, और किसी भी तरीके की चीज। बस क्या ध्यान रखना है, कुछ दूसरे को परेशानी ना हो, हथियार लेके ना आए हो। तो इस प्रकार से इनको ये अधिकार है बनाने का। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बना लो, कि कल को ऐसा नहीं है कि आओ ग्रुप बनाए, हम लोग क्या करेंगे, हथियार बेचेंगे, या फिर मान लीजिए ड्रग्स बेचेंगे, या फिर किसी की प्रॉपर्टी पे 10 दिन के लिए कब्जा कर लिया करेंगे, तो वो सब बातें नहीं, उन सबों की सभी की बनाई है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त मतलब अगर पब्लिक को बुरा मतलब परेशानी होती है तो इन चीजों पर भी क्या लगा सकते हैं, बाउंडेशन लगाई जा सकती है। और इसलिए बोला हुआ है कि हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते। बस रिमेनिंग आप पढ़ना है ना, इतनी ज्यादा चीजें नहीं जानती। वैसे तो नॉर्मल टाइम में तो इनको बस इतना समझा के छोड़ दिया था, पढ़ते नहीं है। तो बस थोड़ी सी रीडिंग आप लोग करिएगा, जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ वो लोग आप ध्यान रखते हो जाइएगा कि इनको ज्यादा याद रखना है। अगला है आवाज संचरण की शक्तियां या स्वतंत्रता। संचरण यानी घूमना फिरना, कहीं भी आने जाने का राइट है। तो बोला हुआ है यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करती है। लेकिन किसी भी हिस्से में मतलब ये हो गया जो प्रतिबंधित क्षेत्र है ना, वहां पे नहीं घूम सकते हो। कि यह स्वतंत्रता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान में घूमने का अधिकार देता है। कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, ना कि संकीर्णता को। यानी कहीं पे भी घूमो फिरो, कहीं भी किसी भी लोगों से मिलो, ठीक है, मान के चलते सभी लोग एक जैसे ही हैं हम लोग। लेकिन वही है कि इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो बोलना चाह रहा है कि इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या है, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जाति की सुरक्षा। अगर कहीं पर भी आम लोगों के हितों पे प्रहार हो रहा है या फिर अनुसूचित जातियों के साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा है, तो ये ऊपर दिए गए अधिकार सारे सारे लिए जा सकते हैं। बोला जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज, जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जाता है ताकि उनका शोषण ना हो सके। कुल मिलाकर शोषण को रोकने के लिए वाला काम करना होता है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वैश्य की संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई नैतिकता बना के रखनी है सोसाइटी में और बीमारी से बचाना है, तो इसको प्रतिबंध कर सकते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। उन्होंने बोला जिसको एड्स हो उसको, लेकिन ये ध्यान ना, बम्बई वाले ने बोला है उसको संचरण नहीं करना चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए।
इसके अलावा संसदीय स्वतंत्रता के दो भाग है। पहला है आंतरिक यानी देश के अंदर और देश के बाहर। अब कोई बोले कि भैया मेरे को तो घूमने फिरने का राइट है, मैं तो जाऊंगा दूसरे देश में। और उससे पूछा कि भाई पासपोर्ट कहाँ गिरा, तो बोला ना पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, तो उसने बोला कि देखो संविधान में लिखा हुआ है कि कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, तुम जा रहे हो घूमने दूसरे देश में। तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो किसी भी चीज के लिए जो प्रावधान बने हुए हैं उनको तो पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो पासपोर्ट देना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा। और फिर वो 1921 के बारे में बताना जा रहा है, तो हमने पढ़ा ही हुआ है आर्टिकल की 19 में क्या लिखा हुआ है, 21 में क्या लिखा हुआ है। अगला है निवास का अधिकार। तो निवास का अधिकार मतलब कहीं भी रहने का अधिकार होता है किसी भी इंसान को, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा मतलब ये भी नहीं है कि कहीं पर भी रह सकते हो। आप उन जगहों पर नहीं रह सकते जहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है आम लोगों का रहना है। जो किसी जनजाति के लिए, किसी विशेष प्रकार के समुदाय के लिए कोई क्षेत्र जो है प्रतिबंधित किया गया है, वहाँ पे आम लोग नहीं रहेंगे। तो वही बोलना चाह रहा है कि उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं जनजातीय क्षेत्रों पर, या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आम लोगों को रहने के लिए मना की गई है, वहाँ पे कोई नहीं रह सकता। ठीक है। आगे है उच्चतम न्यायालय में कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कुछ लोग जो है ना वो ऐसा ही तो इन लोगों पर जो अपराधी लोग होते हैं, वैश्या होती है, तो उन लोगों को अधिक घूमने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने का अधिकार कुछ विस्तार भी किया जाता है, और ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब मान लीजिए कल को गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार नहीं थोड़ा रिलैक्सेशन और देते हैं, तो इसमें और छूट दे देगी, लेकिन नॉर्मल केस में ये रहेगा। अगला है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। तो मैंने वही बोला कि कोई सा व्यवसाय अपनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कल को आप सोचो कि भैया मैं तो डॉक्टर का काम करूंगा। तो किसी भी व्यवसाय के लिए अगर किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। बिना उस प्रशिक्षण के वाला काम आप नहीं कर सकते, और इलीगल तो करना ही नहीं है, वो तो मालूम ही आपको। तो सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने और पैसा अपनाने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सीमित है, विस्तृत भी है। क्योंकि जीवन निर्वाह करना है तो कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन उस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध कौन कौन से हैं? किसी पेशे व्यवसाय के लिए पेशागत या तकनीकी योग्यता की जरूरी होना। तकनीकी और पेशेगत योग्यता मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर आनी चाहिए, इंजीनियर तो इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए उसको, तो वो होनी चाहिए, तभी वो वाला काम कर सकता है। किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंतरिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। वो तो है ही कि हम लोग किसी भी चीज को खुद अकेले कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आगे बोला हुआ इस प्रकार जब राज्य किसी प्रकार व्यापार व्यवसाय उद्योग पर अपना एकाधिकार बजाता होता है, तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को नियंत्रित कराने की आवश्यकता नहीं है। कहने वाली बात यह है कि किसी भी चीज में गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की मोनोपोली काम नहीं करेगी। दूसरा बोला जा रहा है कि अनैतिक कृत्य शामिल नहीं होने चाहिए, यानी ऐसे काम नहीं करें जो अनैतिक है। जैसे कि क्या क्या है, बच्चों को खतरनाक काम करवाना, महिलाओं के साथ खतरनाक कुछ करना। इसके अलावा व्यवसाय ऐसा करना जो हानिकारक चीजों की औषधि वगैरह हो उनका व्यवसाय करना, वो सब कुछ नहीं करना है। और जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, जिन चीजों के लिए उनके लिए लाइसेंस लेना है। मान लीजिए कुछ विस्फोटक बनाना, उसके लिए लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस लेना चाहिए। तो जितने भी गवर्नमेंट लाइसेंस का प्रावधान किया हुआ है वो सारे के सारे लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। बिना लाइसेंस काम करोगे तो दिक्कत तो आएगी आएगी। अगला है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर कोई केस चलाया गया है, उसको खुद ही पीट पीट कर ये नहीं बोला जाएगा कि भाई तू ही बता कि तेरे खिलाफ सबूत कहाँ कहाँ मिलेंगे, है ना, वो सब कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी पूर्व पद मतलब कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। पूर्व पद प्रभाव कानून का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो अभी तो कानून मतलब अपराध नहीं थी, लेकिन जब गवर्नमेंट को मालूम पड़ी कि यार ये तो अपराध होती है, तो मान लो जैसे आज की डेट है, मान लेते हैं कि 9 फेब है। आज किसी ने कोई काम किया और वो आज क्या है, क्राइम नहीं है। आज की डेट में क्या है, अगर वो क्राइम नहीं है 9 फेब में, लेकिन गवर्नमेंट को 10 दिन का लगा कि यार ये तो क्राइम होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है कि 19 फरवरी को गवर्नमेंट एक रूल बना दे कि देखो जिसने भी पिछले 1 सालों के अंदर, लास्ट 1 ईयर, कोई भी क्राइम ये वाला किया तो वो अब जेल जाएगा। तो गवर्नमेंट इस तरीके से, यानी पूर्व पहले से प्रभावी कोई कानून इस तरीके से नहीं बनाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है 9 तारीख को इसने ये वाला क्राइम किया है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक महीने पुराना देखना है, तो अपने आप ही क्या होगा, जेल में चला जाएगा। तो ये इस तरीके के कानून नहीं बना सकते। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। सर तो हमेशा पनिशमेंट उसी
अपराध के लिए दी जाएगी जब वो अपराध किया गया है, जब वो कार्य किया गया तब वो अपराध था या नहीं था। जब वो कार्य किया गया अगर वो अपराध है तो अपराध माना जाएगा, और जब वो काम किया गया तब वो अपराध नहीं था तो उसे अपराध नहीं मानेंगे, यानी पुरानी डेट से कोई कानून नहीं बनेगा। दोहरी क्षति नहीं होगी, मतलब एक ही व्यक्ति ने एक ही अपराध किया तो एक ही अपराध के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इसे ही बोलते हैं। अगला है स्वयं अभिशंसन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को पीट पीट कर ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू ही बता ये तूने काम किया और तू ही गवाही दे कि हाँ तूने ये काम किया था। इस बार तीसरे का काम नहीं किया जाएगा। स्वयं को अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बना सकते, स्वयं को अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बना, साक्षी मतलब सबूत कि देखो ये काम मैंने किया था और मैंने ही देखा, कर दो फांसी दे दो मेरे को, है तो वो काम नहीं। अब आगे देखो, अभी बताया जा रहा है कि पूर्व पद प्रभाव कानून क्या होता है, तो मैंने बता दिया आपको कि पुरानी डेट से कोई चीज बना देना, उस समय वो कानून अपराध नहीं था, लेकिन बाद में अपराध बना देगा। दोहरी क्षति मैंने बता दिया कि कोई एक ही क्राइम किया हुआ है और दो बार पनिशमेंट दे रहे तो वो नहीं होता। स्व अभिशंसन मतलब अपने अंगूठे के निशान, अपने लिए खिलाफ एविडेंस, डीएनए टेस्ट, ये सब कुछ करवाना है तो खुद की मर्जी से, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला कि कर दो ऐसा, तो वैसे नहीं होगा। तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अभी थ्योरी पढ़ लेना क्योंकि ये सब उसमें एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ साथ ही साथ, वही चीज में लिखी हुई है प्रॉपर फॉर्मेट में। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आपको ध्यान होगा हमने इंग्लिश वाले का पढ़ा है कि जब भी कभी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपको अपने जीवन का अधिकार है, तो इसमें देह और लाइफ, राइट टू लाइफ दिया गया है और ये हमेशा बना रहेगा, कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। इसलिए केस हुआ पहला गोपालन केस 1950 में, और इन्होंने बोला कि अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की, सूक्ष्म यानी नैरो ऑब्जेक्टिव लिया, और उन्होंने बोला कि ये जो अनुच्छेद 21 है के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधान मंडल प्रक्रिया। यानी कहने वाली बात ये थी कि अगर कोई नियम बना दिया ना तो मानना ही पड़ेगा, अगर पार्लियामेंट ने कोई नियम बना दिया तो ये नहीं। फिर आगे क्या बोला गया, दो हमारी बात होती है इसमें अनुच्छेद 21 से बोला गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाना है। विधि द्वारा स्थापित मतलब अगर कोई कानून बिल्कुल तरीके से बना दिया गया, चाहे वो कानून गलत ही क्यों ना हो, जैसे मान लो बोल दिया गया कि हर कोई दिन में 1 घंटे सांस नहीं लेगा, और पहले पार्लियामेंट में यानी पहले लोकसभा में पास कराया, फिर ऐसा पास कराया, फिर प्रेसिडेंट से साइन करवाए, लेकिन तरीका सही अपनाया, तो भले ही तरीका सही हो लेकिन अगर कोई कानून गलत है, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि अभी तो नहीं बोला है, स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था कि नहीं जा सकते हो कोर्ट में, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला जाएगा कि कोई भी ऐसा नियम जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो उसको अमान्य कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और इसी में एक और हुआ मेनका गांधी केस, ठीक है, और मेनका गांधी केस में जो ये बोला गया था ना अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन केस के अंदर, गोपालन केस में क्या बोला गया था कि मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा दी गई थी, उसको पलट दिया गया और बोला ये गया न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। मतलब कहने वाली बात ये थी कि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ राइट भी सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, बात में आ रही है। आगे प्राण की स्वतंत्रता और प्राण का अधिकार, इसका मतलब वही है कि हर किसी को जीने का अधिकार है, किसी के जीने के अधिकार को छीन सकते हो। जीने के अधिकार में क्या क्या आता है वो इतना सब कुछ बातें आती है, प्रतिष्ठा का अधिकार, सफाई का अधिकार, जीवन का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद न होने का अधिकार, यानी सबके साथ बंद करो, त्वरित सुनवाई, कोई दिक्कत है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, हथकड़ी लगाने के अधिकार, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से चलने को राजी है तो हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, किसी का अमान्य व्यवहार करना ये भी नहीं करना चाहिए, इसके विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त है, देश से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, इतने सारे अधिकार है देखो। तो ये सारे अधिकार किसमें आते हैं, राइट टू लाइफ में आते हैं, कि इंसान को सम्मान पूर्वक जीने के लिए
ये सारे के सारे अधिकार मिलने ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष, ये लाइन ध्यान रखनी है। उम्र का जो गैप है वो ध्यान रखो, 6 से 14, जो जिनको शिक्षा मिलनी है उनका एज कितना होना चाहिए, 6 से 14 का उम्र का होना चाहिए। और इन लोगों को फ्री में, इन बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। और एक किससे जोड़ा गया है, ये 86वें संविधान अधिनियम से जोड़ा गया है 2002 में। और सर्व शिक्षा, सब लोग पढ़े, ये इनका उद्देश्य था। आगे जो हमारे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में भी इसको जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य में कहा जोड़ा गया है, तो ये लिखा हुआ है। अब मूल कर्तव्य कहाँ होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं भाग 4A में। कहाँ होंगे, 4A में। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए, वहां पे भी शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, वहां भी शिक्षा के बारे में बताया गया है कि बच्चों को फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए। बाद में आगे आने के बाद शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया और बोला गया कि हर किसी बच्चे का एक मूल अधिकार है कि उसको शिक्षा दी जाए। और इसी के लिए अनुच्छेद 21 में, मैं बस काम ही बता रहा हूँ आपने, क्योंकि काफी सारी लंबी लंबी कहानियां जो काम की नहीं है आपकी। राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया 2009 में। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन कब दिया गया। तो राइट टू एजुकेशन यानी 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 21A में। और इसके लिए गवर्नमेंट अपने अपने प्रावधान करेगी फ्री में एजुकेशन देना। और इसमें मिड डे मील यानी दोपहर का खाना भी दिया जाएगा बच्चों को, जिससे वो लोग आराम से आकर स्कूल में पढ़ाई कर पाए और खाना खाएं। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक ही कर लेते हैं अभी। निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार, एक बार आप बुक से पढ़िएगा। बुक सभी के पास है पॉलिटी की? हाँ जी बताइए, है ना? सर मेरा भी पहुंचाया नहीं, तो वहां ज्वाइन कर। डाउनलोड पहुंचाएंगे तो ठीक है, डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड भी तो होगी, सॉफ्ट कॉपी दी हुई है मैंने ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर लो, पढ़ाई करो इसकी। यहाँ तक 7 चैप्टर हो गए, अब थोड़ा फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, है ना? नहीं तो मैं पढ़ाता हूँ चला जाऊंगा, आपके पास बुक नहीं होगी तो दिक्कत होगी, तो मंगवा लो। फाइन, तो ये हो गया निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण, हम लोग अगली क्लास में करेंगे, उतना पढ़ लो। और साथ ही साथ पढ़ते हुए जाना। और हिंदी मीडियम वाले होने के बावजूद भी आप लोग इंग्लिश वाली भी क्लासेस करो सारी की सारी। और जो नाइट में क्लास होती है वो भी करिए, आप लोगों को ही फायदा है। वहां पे आगे चल रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में समझ लेना, फिर थोड़ा हिंदी में समझ लेना, वो चीज समझ में आ जाएगी। और 2 बार हो जाएगा अपने आप, तो बेनिफिट है। और साथ ही साथ कुछ चीज छूटती है तो यूट्यूब पे देख लो आप। ओके, ओके सर। चलिए तो आज की क्लास इतनी करते हैं।